की खट्टी मीठी बातों पे मुझको आता है भाई ये आपने कितनी एज से शुरू किया था गाना? ये जैसा मजा। अपनी जर्नी एज अ सिंगर स्टार्ट करी मैंने। जी कुछ कुछ जगह शोज़ करने स्टार्ट किए, कहीं पे बोला कि ओपन माइक शोज़ हो रहे हैं, वहाँ पे जाके आप गा लो। जी हमेशा से सोचा था कि हाँ मैं गिटार प्ले कर रहा हूँ, सामने ऑडियंस है, चिल्ला रही है और मेरे गानों को एंजॉय कर रही है, ये चीज़ मैंने सोची थी। जी जी एकदम जैसे आपने सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग की तरफ चले जी। गए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी, तो उसके बारे में बताइए। मुंबई सिटी में आने के बाद लगता था कि हाँ जिस स्पीड से घर से आया हूँ जी सारे काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि हौसला भी बुलंद था और करियर बनाने की चाह भी पूरी थी। गिटार और हारमोनियम लेके आया था। आज होना दीदार मेरे सजना दा, मेरे सजना दा आज होना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजेंद्र लोथरा। स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मोहजित जी, ये बरेली से बिलोंग करते हैं। 2023 में इन्होंने मुंबई में करियर स्टार्ट किया एज ए सिंगर। काफ़ी काम करने के बाद एक फेम मिला, बट पैसे की प्रॉब्लम आने के करके इन्होंने एक्टिंग में करियर स्टार्ट किया। और करियर स्टार्ट किया जो इन्होंने ऑन द स्पॉट अपनी नई जर्नी स्टार्ट की, उसमें अच्छा खासा काम किया, एक नाम बनाया। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू। तो सर बताइए आपकी जर्नी कैसे और कब स्टार्ट हुई? मई 2023 के अंदर मुंबई सिटी के अंदर आया था। जी और मुंबई सिटी में आने के बाद लगता था कि हाँ जिस स्पीड से घर से आया हूँ जी सारे काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि हौसला भी बुलंद था और करियर बनाने की चाह भी पूरी थी। गिटार और हारमोनियम लेके आया था। जी बट वो चीज़ें जैसे ही एंटर हुआ तो वो चीज़ ना फेड होनी चालू हो गई। जी तो ऐसे ही था कि अपने एक दो फ्रेंड्स थे मेरे यहाँ पे, जी तो मैं खड़ा हुआ था एक रोड पे अपना ये सारा हारमोनियम अपना बैग और गिटार लेके। तो उसने मुझे देखा कि हाँ मोहजीत यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे मतलब बिना बताए आ गए तुम तो। जी तो तब उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक रात मेरे यहाँ ठहरो। जी या वहाँ ठहरा मैं एक दिन, तो मुझे लगा कि नहीं ये वाली जगह तो मैं रह ही नहीं सकता, हम्म, क्योंकि जिन जगह से आए हैं चाहे वो छोटे शहर हैं चाहे गांव हैं, तो वो बड़े बड़े वहाँ पे घर होते हैं। जी जी और यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो चीज़ काफ़ी मुश्किल थी मेरे लिए, सारा कुछ निकालने के लिए कि नहीं आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। जी सो एक दो दिन लगे, घर जी मिला, रहना जी स्टार्ट करा। जी फिर अपनी जर्नी एज अ सिंगर स्टार्ट करी मैंने। जी कुछ कुछ जगह शोज़ करने स्टार्ट किए, कहीं पे बोला कि ओपन माइक शोज़ हो रहे हैं, वहाँ पे जाके आप गा लो। जी गाने तो गाए, फोटोग्राफ्स मिल गई, वीडियोस मिल गई, जी इंस्टाग्राम मेरा अच्छा हो गया, बट पैसे नहीं आ रहे थे। जी तो वहीं से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पैसे की ज़रूरत है, जी तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आप ऑडिशंस बनाओ, जी अपना करियर अगर बनाना है पैसे कमाने हैं तो आप एक्टिंग के ज़रिए कर सकते हो। जी तो हाँ कुछ दिन लगे, लेकिन फिर अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया। मैंने एक चीज देखी है, जो सिंगर होते हैं बड़ी आसानी से एक्टिंग करियर पे अपना फोकस करते हैं जब तो वो उसको अच्छे से निभा लेते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, पंजाब में जितने भी हमारे वहाँ के एक्टर हैं जो आज बड़ी बड़ी मूवी कर रहे हैं और हाँ जी। अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जी वो पहले सिंगर थे। जी। तो आपने भी सेम ऐसे सिंगिंग के बाद आपने एक्टिंग करियर चुना है, क्योंकि एक्टिंग कर पाऊंगा, इतना आपके साथ आपके कॉन्फिडेंस था, जो आपने सीखा था कुछ, उसके बारे में बताइए। नहीं, मैंने एक्टिंग कभी सीखी नहीं है। जी और हाँ मैंने 2 महीने की वर्कशॉप ज़रूर करी थी जी सन 2022 के अंदर मुंबई सिटी के अंदर ही। जी लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं करियर बनाऊंगा। जी हमेशा से सोचा था कि हाँ मैं गिटार प्ले कर रहा हूँ, सामने ऑडियंस है, चिल्ला रही है और मेरे गानों को एंजॉय कर रही है, ये चीज़ मैंने सोची थी। जी जी लेकिन क्योंकि ये चीज़ आप कहो कि बाय बर्थ पंजाबीज के अंदर आती है जी कि आपको नहीं, आपको टीवी स्क्रीन पे भी जाना है, आपको ये भी करने हैं, आपको सारे काम करने हैं, तो वो मेरे अंदर था कि नहीं मुझे टीवी के अंदर भी जाना है जी, और मम्मी पापा को दिखाना है कि हाँ थोड़ा मुंडा टीवी च आ गया। क्या बात है। तो वो मम्मी से मैं प्रॉमिस करके आया था, कह के ये कि हाँ एज अ सिंगर आप मुझे देखोगे, जी टीवी पे देखने से मतलब था, जी एक्टिंग का शौक तो था ही अंदर से। जी तो हाँ आ गया एक्टिंग करियर के अंदर। सेम सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक्चुअली जो हमारी कहानी थोड़ी मिलती जुलती है। एक्चुअली अच्छा। क्या, मैं एज ए एक्टर स्टार्ट किया था हम्म मुंबई में। हम्म तो मैंने जब जब नया 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 आया था मुंबई में, तो लोगों के मुंह से सुना था कि मुंबई की जर्नी आपको खुद ही ले जाती है हम्म जहाँ वो चाहेगी। हम्म। बस आप सच्ची लगन से, अच्छी लगन से आप लगे रहो और करते रहो। करेक्ट। तो सेम आज की डेट में पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और इन फ्यूचर हम अपना खुद का प्रोजेक्ट भी करेंगे, वेब सीरीज। अभी जी। हमारे नेहा मैम है, वो भी क्राइम सीरीज का शुरू कर रहे हैं। साथ साथ ओके। में हमारा एक्टिंग करियर भी स्टार्ट हो जाए, तो अगर आपकी सच्ची लगन है तो आपको कहीं ना कहीं मुंबई बिल्कुल। जाने नहीं देती रिटर्न। 100%। तो जब आप घर से आए थे तो आपका कोई प्लानिंग नहीं था, जहाँ पे कोई रूम का व्यवस्था कुछ नहीं कर रखी थी, कुछ नहीं था आप क्यों। बैग उठाए तो आ गए मुंबई में?
तो अचानक आपके कोई दोस्त मिल गया आपको जानने वाले, हाँ जी। तो क्या बात है। इसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। मैं उसका नाम भी बता दूं, नाम उसका मोहित गुप्ता है, क्योंकि कल को ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा तो वो भी सुन रहे होंगे। जी एंड वो भी अच्छे एक्टर हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं बहुत सालों से। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी कि अम, अब सोचते हैं हम लोग कि बहुत सारा टैलेंट लेके आए हैं तो बहुत आसान हो जाएगा कि आप इंडस्ट्री के अंदर आ गए, आप काम कर रहोगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। इतना आसान नहीं है। जी, तो बात मैंने फेस किया है और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने फेस किया जो ऑलरेडी इस मुंबई सिटी में रह रहे हैं, इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन किस्मत ऐसे नहीं बदलती। तो मैंने जब यहाँ पे आया था तो मेरा दोस्त मुझे लकीली मिला। एंड मैं बहुत प्रिविलेज्ड फील करता हूँ कि मुझे वो लक उसी दिन मिलना था जिस दिन मैं बैग लेके अपना हारमोनियम लेके बाहर रोड 9 साढ़े 9 बजे खड़ा हूँ बाहर। मुझे उसी दिन वो मिला। और मुझे जब वो मिला तो मुझे उसने ये नहीं बोला कि नहीं मोहित मेरे पास जगह नहीं है, तो मेरे पास रह नहीं सकता। उसने मुझे बोला कि आप आज रात मेरे पास रहो, कल सुबह हम निकलेंगे 5-7 बजे तैयार व्यार होके और एकदम से देखेंगे कहाँ पे घर मिल सकता है जिससे कि तू रह पाए। जी जी। तो मुझे वो जगह मिली। और सबसे पहली बात तो ये है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी जान पहचान के शहर में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लाइकवाइज मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं लेकिन सालों लग जाते हैं अपने पेरेंट्स को और सोसाइटी को कन्विंस करने में। जी जी। तो अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं पहले मैं तैयारी कर लूँ उस शहर में अपना नाम बनाने की, अपने दोस्त बनाने की, कौन जानता है आपको। तो वो अगर सोचने लग जाओगे तो आपको 2-4 साल और लग जाएंगे इससे पहले कि निकल के आ जाओ, अगर अपने पे भरोसा है तो। मुझे था, मैं आया। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। और जब मैं आया तो मुझे बोल दिया गया था कि हाँ सिंगिंग में ऑलरेडी अगर आपने शोज करने हैं तो आपको या तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना है जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, नहीं तो आपको वेट करना होगा क्योंकि ऑलरेडी आर्टिस्ट वहाँ पे एक एक साल के लिए बुकड रहते हैं। जी, अब मैं एक साल तो वेट नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो मेरे रूममेट्स बहुत अच्छे थे। मैं जो आज मेरे जो रूममेट्स हैं, बहुत ही, इसके अंदर भी बहुत ही एक जर्नी है कि मैं पंजाबी हूँ, मैं एक बिहारी लड़के के साथ शेयर करता हूँ, एक हमारे पहाड़ी भाई हैं, एक हरियाणवी हैं, तो मैं पूरा इंडिया लेके चल रहा हूँ अपने साथ। जी जी। तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, बड़ी हेल्प करी उन्होंने कि हाँ अगर खाना बनाने ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये वाला काम आपका है, खाना बनाना हमारा काम है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई की स्ट्रगल बहुत है। तो मुझे उधर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। साथ ही साथ वो बहुत अच्छे गाइड मिले क्योंकि पिछले कई सालों से वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और परफॉर्म करने के साथ साथ वो एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, क्योंकि नॉर्थ से हैं, बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने दिल्ली से, हिमाचल से, पंजाब से कहीं ना कहीं थिएटर करा हुआ था। तो उन्होंने वो वाली नॉलेज मेरे साथ शेयर करी। उस नॉलेज को मैंने आगे इम्प्लीमेंट करी, इम्प्रोवाइज करके मैंने अपने ऑडिशंस बनाए। और वो ऑडिशंस बनाने के बाद कहीं ना कहीं 9वें दिन जब मैं मुंबई में आया था, 9th डे, मेरा पहला शो जो डीडी नेशनल के लिए मैंने किया था, स्वराज। और उसके अंदर मेरा जो कैरेक्टर था, मैं जो कर रहा था करतार सिंह साराभाई के अंदर एक पार्टी मेंबर का रोल, तो वो वाला रोल किया था। और मुझे अभी भी याद है वो जून 9 को मेरा पहला शो डीडी नेशनल के लिए, गुजरात बॉर्डर आम गांव, जो मैंने पहला शो किया था, जिसके लिए मुझे आज भी लगता है कि पहला टीवी शो हमेशा डीडी नेशनल से शुरू होता है। मेरे लिए भी डीडी नेशनल हुआ था, शाहरुख खान के लिए भी हुआ था, उनकी भी किस्मत बहुत अच्छी थी। आज मैंने किया तो शायद मेरी भी किस्मत कहाँ कहाँ ले जाएगी, आई डोंट नो। तो आपने ये अपना सिंगिंग का करियर जब स्टार्ट किया था, इससे पहले आपने कितने टाइम से सीख रहे हो? कब शुरू किया था? स्टडी के साथ-साथ या बाद में शुरू किया? राजन जी, 16 साल की मेरी एज थी। जी, एंड स्कूल में हमारे फेस्ट होते हैं, कॉलेज के एनुअल फंक्शंस होते हैं। जी, तो उसके अंदर मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त, फास्ट फ्रेंड है, जो आज अभी गोवा में परफॉर्म करता है। जी, देवशीष शर्मा उसका नाम है। जी। तो उसको मैंने गिटार बजाते हुए देखा था। क्या बात है! तो और क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली से था और डॉक्टर्स की फैमिली है, तो उसके पास ना 1-1 लाख के, 80-80 हज़ार के गिटार होते थे। मैं वो सोचता था कि उसको पकड़ना ही बहुत बड़ी बात है। क्या बात है! तो उसको मैं जब परफॉर्म करते देखता था तो मैं देखता था कि हाँ यार, सब लोग बड़े खुश रहते हैं। और लाइकवाइज सारे टीनेजर्स का 15-16 साल की उम्र में गिटार अगर लड़का पकड़ रहा है तो पहला काम उसका ये होता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करना है, टैलेंट नहीं। इस बात में जितनी सच्चाई है, जी, जी, मान लो, मैंने भी मानी थी। आज हालांकि अपना करियर बना रहा हूँ, अपना प्रोफेशन बना रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, लड़के सारे समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं मुझसे। जी, जी। तो मैंने उसको देखा, गिटार मैंने तब उठाया
मुझे कुछ उस समय फील नहीं होता था कि हाँ, अगर आप गिटार प्ले कर रहे हो तो आपकी उंगलियां पेन करने वाली हैं या फिर आपको बाद में जाके इंजरी हो जी। सकती है। मुझे नहीं होता था, मुझे बस ये पता था कि लड़कियां इम्प्रेस करनी है। हम्म। तो इस वजह से मैंने गिटार पकड़ा और गिटार वहां से सीखना शुरू कर दिया फुल पैशन के साथ। जी। म्यूजिक करियर, गाना गाना मैंने कहीं इससे सीखा नहीं है, मैं कोई ट्रेंड क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ। जी। हाँ, मेरे दादाजी बहुत ही धार्मिक उनसे बिलोंग करते हैं, जी। एनजीओस चलाते हैं। जी। आज वो नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने वो प्रथा शुरू करी थी जिससे कि आगे भी लोग उसको फॉलो करें, जो जी। हम जैसी जनरेशन आगे आ रही हैं। जी। तो उन्होंने कहा था कि अगर गाने का शौक है तो सबसे पहले शुरुआत गुरुद्वारे से करो। क्या बात। तो मैंने पहला जो अपना गाने की शुरुआत करी थी वो गुरुद्वारे में करी थी, भजन कीर्तन से स्टार्ट करी थी। वो भजन कीर्तन करते करते मैंने हारमोनियम भी सीखा, हारमोनियम से परफॉर्म किया। फरीदा बुरेदा पलाकर, ये वाला शब्द मैंने पहला शब्द गाया था, मेरे घर के पास गुरुद्वारा है, मैंने वहाँ पे स्टार्ट करा था। तो वो शायद एक ब्लेसिंग है, प्रिविलेज है, या फिर मैं बोलूँ मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई है। और आज कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ लोग जानते हैं गाना गा रहा हूँ तो वो उस शब्द से है जो आज शायद एक ब्लेसिंग की तरह मेरे साथ चल रहा है। क्या बात। वो जो शब्द जिसकी बात कर रहे हो वो आपका खुद का था या किसी और का आपने प्ले किया? शब्द जो थे वो गुरबाणी से ही थे। जी। तो उन्हीं का, जैसे जब हमारे रागी जत्थे होते हैं जो कीर्तन करते हैं जी। गुरुद्वारे के अंदर, जी। जो वो होली स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, उन्हीं में से था, मेरा खुद का नहीं था। क्या बात। तो आपने खुद का भी कुछ प्रोजेक्ट किया है एज ए सिंगर? एज अ सिंगर मैंने अभी रिसेंटली सितंबर में सॉन्ग निकाला है, जी। जो कि एक हिंदी सॉन्ग है। मैंने सॉन्ग का नाम हम दोनों सॉन्ग का नाम रखा था, जो कि रोमांटिक सॉन्ग है। क्या। और जो मैंने गाने की शुरुआत जब करी थी, फर्स्ट सॉन्ग जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ जी। वो रब्बी शेरगिल जी हैं, जिनको देख के, जिनको सुन के मैं बड़ा हुआ क्या। तो हम सुनना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस में सुनना चाहेगी आपका खुद का जो गाना है, हूँ। ओके। तो आप सुना सकते हो? हाँ जी, 100%। जी। उसकी खट्टी मीठी बातों पे मुझको आता है बारिशों के जैसा मजा। उसकी खट्टी मीठी बातों में मुझको आता है बारिशों के जैसा मजा। भीगा आसमां, भीगा मौसम, उससे मिलने की है एक वजह। भीगा आसमां, भीगा मौसम, उससे मिलने की है एक वजह। आज होना दीदार मेरे सजना दा, मेरे सजना दा। आज होना मेरे सजना दा, मेरे सजना दा। नीला आसमां, अभी के हम दोनों संग जीने का फैसला कर ले। नीला आसमां, अभी के हम दोनों संग जीने का फैसला कर ले हम दोनों। आज होना दीदार मेरे सजना दा, मेरे सजना दा। आज होना दीदार मेरे सजना दा, मेरे सजना दा। क्या बात है भाई यार, बहुत अच्छा गाते हैं यार आप। थैंक यू सो मच। मजा आ गया। मैंने ये गाना आपका इसी वजह से सुना ताकि कॉपीराइट ना आए, हम किसी और का चलाते तो शायद कॉपीराइट आ जाता है ना। राइट। और मजा आ गया भाई। ये आपने कितनी एज से शुरू किया था गाना?
16-17 साल की उम्र से, जब से गिटार बजाना शुरू किया था, जी, गुरुद्वारे में शब्द गाने शुरू हुआ था, क्या तो बात तब है, से फिर मैंने हारमोनियम भी रियाज़ करना शुरू किया क्या था। बात है, लड़कियाँ तो काफ़ी इम्प्रेस होती हैं आप। उस टाइम नहीं थी, शायद अब है। क्या बात है, क्या बात है, उस टाइम सीख रहा था मैं। क्या बात है, क्या बहुत मज़ा आया यार भाजी आपको, ये भी गुड गिफ्ट होता है एक, है ना? मुझे भी बहुत मुझे होता था कि यार मैं बजाऊँ, मेरे पास पड़ी हुई थी गिटार पर मैं ऐसे खुद ही बजाता था नॉर्मल, मतलब हुँ, ऐसे यूट्यूब से देख-देख के, फिर उसके हाँ, टाइम नहीं मिलता, तो मैं कभी इन फ्यूचर सीखूँगा और बजाऊँगा, मज़ा आता भाई सुनने का और या गाने का भी। जी। तो पाजी आपने जब सिंगिंग के जैसे आपने जब स्टार्ट किया था आपने हाँ। सिंगिंग के बारे में, तो आपको क्या लगा था, कहाँ लगा था कि यार ये करियर मेरे को करना है और शुरू मैंने यहीं से करना और इसी से आगे बढ़ना, फिर आपने एकदम यहाँ से चेंज कर दिया, अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दिया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, कहाँ ये सब चीज़ें आती हैं? मुझे ये लगता है कभी-कभार ना, सबसे पहले ना मैं अपने पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव मानूँगा इस चीज़ के अंदर। जी, क्योंकि लाइफ़ में कभी-कभार ऐसा मुझे लगा था कि नहीं, म्यूज़िक मैंने 16 साल में स्टार्ट किया, जी, 18 में मेरा स्कूल हो जाएगा, 12th हो जाएगा, मैं जी। एकदम चला जाऊँगा बाहर, और जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि हाँ, बाहर जाएगा तो तेनू खंड खीरा मिल जाएँगे, ऐसा होता नहीं है। जी, जी, आप एकदम सोचते हो कि अरे हाँ, मुझे ये चीज़ आ गई, मैं बाहर चला जाता हूँ घर वालों को छोड़ के और मैं कुछ कर लूँगा, मैं पैसे जी, कमा लूँगा, ऐसा होता नहीं है। जी, तो वही चीज़ मेरे साथ थी, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही स्मूथली मुझे गाइड किया, जी, और कहीं न कहीं लाइफ़ में मुझे लगा कि नहीं, स्मूथली बहुत ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया। मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही शांति से और मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे समझाया। इनफैक्ट मेरे दादाजी ने भी। तो ये चीज़ें मैंने उनसे सबसे पहले सीखी कि नहीं, आपको सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। जितने भी यंग जनरेशन है, बिल्कुल, टीनेजर्स हैं, मैं उनको सबसे पहले यही गाइड करूँगा, बहुत अच्छी यही बात एक एडवाइस दूँगा एज़ एन एल्डर ब्रदर, या अगर मैं हम उम्र भी हूँ तो मैं यही बोलूँगा उनसे कि अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो कि रुके हुए हैं, उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है, पहले उनको कंप्लीट करो। है, बिल्कुल, आपको सबसे पहले अपनी तालीम हासिल करनी है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आपका करियर नहीं बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने गिटार लिया, आप सिंगर बनना चाहते हो तो आप सिंगर बन ही जाएँगे। एक्टिंग इंडस्ट्री में आए तो आप एक्टर बन ही जाएँगे। पढ़ाई अगर करी होगी तो कहीं न कहीं आपकी पॉकेट्स खाली नहीं रहेंगी। हाँ, ये बात तो है, आप कहीं न कहीं आगे जाके अपने बिल्स पे कर सकते हैं। महँगे शहर में रह रहे हैं तो अपना रेंट पे कर सकते हैं। खाएँगे कहाँ से? पैसे से ना। तो पैसा कमाना ज़रूरी है, उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी ज़रूरी है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उसके अंदर। उन्होंने कहा था पहले करियर जाने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। जी, फिर स्कूल में 18, जब मैं 18 प्लस हो गया तो उसके बाद घर छोड़ना, वो मेरा जो थॉट था वो चेंज हुआ। लगा कि नहीं, मुझे अपना पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए। जी, उसके बाद क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई फैमिली के अंदर, ऐसा एक टाइम आ चुका था कि लग रहा था कि अब रोटी भी नहीं चलनी, पढ़ाई तो बात की बिल्कुल, बात है। उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स में मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जी, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया और बोला कि एक बड़े बेटे का फ़र्ज़ पहले आप पूरा करो। जी, बेटे का फ़र्ज़ पूरा करने का मतलब ये था कि कहीं न कहीं आपको अपने पापा का हेल्पिंग हैंड बनना है। जी, जी, तो मैंने अपना बिज़नेस जॉइन किया। जी, बिज़नेस उस टाइम पे हम लोगों का अप एंड डाउन्स बहुत चल रहे थे। हमें लग रहा था कि नहीं चलेगा, चलेगा। हम लोगों ने अपना बिज़नेस सेटअप अपने घर के लॉन में किया। क्या वो बात लॉन में हम लोगों ने सेटअप करने के बाद जितने भी पैसे थे, हमारी एक शॉप थी कोहाड़ा पीर के अंदर। कोहाड़ा पीर बरेली का एक बहुत ही जाना-माना इलाका है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि अ, वो शॉप शायद जैसे हमारी लीज़ पे ली जाती है, जिसको हम लोग पगड़ी पे बोलते हैं, पगड़ी पे ली हुई थी हमारी है, शॉप, जी, और हम लोगों ने उस शॉप को शायद 7-8 लाख रुपए का बेच दिया था। तो पापा का वो डिसीजन था कि अब ये पैसे से हम लोग नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। 8 लाख रुपए आज के टाइम में बिज़नेस में कुछ भी नहीं है। तो आज से 12 साल पहले हम लोगों ने वो बिज़नेस स्टार्ट किया। तो वो बिज़नेस स्टार्ट हम लोगों ने अपने घर पे किया, लॉन में किया, जो कि एक रेज़िडेंशियल प्लेस है, जो कि एक बिज़नेस पार्ट नहीं है, कोई कमर्शियल प्लेस नहीं कमर्शियल था। नहीं है, ठीक, ठीक, लेकिन पापा का था कि नहीं, हम लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। मेरा मोबाइल्स का बिज़नेस है, सॉरी हमारा मोबाइल्स का बिज़नेस है, पापा का बिज़नेस है तो हमारा फैमिली बिज़नेस हुआ। तो वहाँ बिज़नेस स्टार्ट करने पर हम लोगों ने सारे के सारे पैसे हमारे बिज़नेस के अंदर लगा दिए, जिसके अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, हमारा स्टॉक भी था। अब शॉप चलेगी या नहीं चलेगी ये भगवान भरोसे था, लेकिन मेरे पापा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम लोग इस बिज़नेस को ग्रो करेंगे। तो तब से हम लोगों ने वो बिज़नेस स्टार्ट किया। क्या बात धीरे-धीरे करके स्टार्ट करते गए, करते गए। मैंने 16 साल की उम्र में पापा का बिज़नेस जॉइन किया था, और तब से बिज़नेस ग्रो करते-करते हम लोगों ने बिज़नेस बहुत एक्सपैंड किया। घर बनाया, अच्छा घर बनाया, गाड़ी बनाया, प्रॉपर्टीज़ खरीदी। तो ये सब चीज़ें अगर पापा ने मेरे उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं लिया होता, जो मैन ऑफ द हाउस बनना था मेरे दादाजी के बाद,
तो वो चीज़ अगर नहीं करी होती तो आज शायद ना वो बिजनेस एक्सपैंड होता, ना वो घर बनता, ना मुझे प्रिविलेज मिलती कि हाँ बेटा अब तुम अपना करियर बनाने के लिए बॉम्बे जा सकते हो। बहुत अच्छी बात है पाजी की, दोनों बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। एक तो यार स्टडी बहुत कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, मुंबई कहीं भाग नहीं रही, जिनको मुंबई भी आना आप अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए और कभी भी आज से आ सकते हैं, कौन सी भी एज, कभी भी किसी भी एज में आ सकते हो, तो मुंबई जाएंगे जाएंगे। दूसरी बात क्या है, मैं खुद एक मिडिल क्लास से हूँ, हम्म। तो हमने वो वाला माहौल भी देखा है जी। कि वहाँ पे आ जाके घर वाले बोलते हैं ये काम सीख लो, ये कर लो, जहाँ आ जाके एक नौकरी कर लो, हाँ। 30 40 50 हज़ार में तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो बस वो राजा है वहाँ का। हम्म। हमारी सोच कुछ आगे की यार, नौकरी से भी कुछ बढ़कर आप कर सकते हो, जैसे हाँ। आपके पापा ने बिजनेस का था ना और अपना आप दाव पे लगा दिया, आज एक अच्छा वेल सेटल हो गया ना। तो ये सब चीजें होती है, देखो प्रण लेना आपके अंदर होता है और उसको अच्छी उतनी ही ईमानदारी से निभाओगे तो आगे बढ़ोगे यार। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी। तो भाई कहीं ना कहीं आपको निराशा तो नहीं लगी मुंबई में आके कि नहीं यार मैं सिंगिंग में करियर स्टार्ट किया था और मैं एक्टिंग की तरफ चला गया, और क्यों चला गया, किस वजह से, कि पैसे की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुंबई एक महंगा शहर है, हम्म। आपको रेंट पे करना, खाना पीना, आना जाना, ट्रैवलिंग में बहुत सारा खर्चा होता है। हम्म। तभी तो लोग बोलते हैं मुंबई एक आम आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आपको जी। पैसे को लेके। जी। तो आपको ऐसे कुछ निराशा तो नहीं है मुंबई से कि यार मेरे को करिए, जब मुंबई ने बढ़िया चलाया आपको, नहीं अगर इधर नहीं हो रहा तो आप इधर एक्टिंग करियर में कर सकते हो, तो आपने करके भी दिखाया। और उससे पहले मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपको, जैसे आपने सिंगिंग करते हो, अच्छी करते हो, आपने गाना भी गाया, तो ये सब आप इंस्पिरेशन कौन था आपका जिसको आपने देख के शुरू किया? अ, जब गिटार बजाना स्टार्ट किया था तो दो लोग थे जिनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता था। जी तो उसमें से दो जो आर्टिस्ट थे दोनों गिटार प्ले करते हैं। जी एक पाकिस्तानी सिंगर है जी आतिफ असलम, जी जी। जिनका गिटार सुन के मैं देखता था कि हाँ बहुत लोग इम्प्रेस होते हैं, बहुत मैं लोग भी बहुत आते लाइक करता हूँ उनको। हैं। एंड जो हमारे इंडिया के इंडियन फोक सिंगर भी कह सकते हैं, सूफी सिंगर भी कह सकते हैं उनको, रब्बी शेरगिल जी का गाना मैंने बहुत सुना है और उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि हाँ ये गिटार प्ले करते हैं और गिटार पे गाना गाते हैं, इनको कोई बैंड की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गिटार लेके खड़े हो जाते हैं और कहीं भी महफिलें। शुरू कर सकते हाँ। हैं, ये बात तो है। उनकी तो सर आपने जैसे बताया, आप इंस्पिरेशन कौन थे आपके जिनके बारे में बता रहे थे आप कुछ? रब्बी शेरगिल जी। जी, उनका कुछ गाना हो तो सुना दीजिए। उनका उनका डेब्यू सॉन्ग है जो जिससे उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या बात अपना करियर उन्होंने स्टार्ट किया था। है। जी सो वो गाना है मैं आपको सुनाता हूँ वो जी। वाला गाना डायरेक्टली। जी सर। भुला की जाना मैं कौन, भुला की जाना मैं कौन, भुला की जाना मैं कौन, भुला की जाना मैं कौन। ना मैं मोहन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं बागा विच पलीता, ना मैं अंदर पैद किताबा, ना मैं रंदा भंग शराबा, ना मैं रंदा मस्त खराबा, ना मैं शादी ना गमना की, ना मैं विच बलीती पाकी, ना मैं भी ना मैं काकी, ना मैं आतश ना मैं पौन, भुला की जाना मैं, भुला की जाना मैं कौन। हो, भुला की जाना मैं कौन। क्या बात है, थैंक यू। बहुत प्यारा गाते यार आप। तो पाजी अभी कुछ दिन पहले ही गुरु नानक देव जयंती निकली है, जी।
तो मैं गया था गुरुद्वारा साहिब। मेरी बहुत आस्था है, मैं सबको बता दूं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हम स्ट्रगल स्टार्ट किया था मुंबई के अंदर। तो क्या था, हम गुरुद्वारा में जाते थे लंगर छकने के लिए शाम के टाइम। ओके। 5-6 दोस्त थे, क्योंकि रूम कोई 6 बाय 7 के रूम पे 6 जने हाँ, रहते थे। छोटे छोटे रूम है यहाँ पे। पता है आपको, चौर जी। में स्टार्ट किया था मैंने। मैं खुल के बोलता हूँ, कभी ये नहीं हम बहुत बड़े हाई फाई हैं, ऐसा नहीं है। जी। हमारी जर्नी ऐसी थी। वही गुरुद्वारा साहिब का प्रसाद छक के बड़े हुए हैं, तो जहाँ पे हाँ। सीखा मैं आपको बताऊँ तो जी। मेरे अंदर फिर आस्था है कि नहीं यार, आज गुरुपुरब है तो मेरे को गुरुद्वारा साहिब जाना चाहिए। जो भी श्रद्धा बनता, तो हम अपनी श्रद्धा से गए। हम्म। तो भीड़ काफ़ी थी। तो फिर मैंने गया, नमस्कार की, वहाँ पे आके जाके फिर मैंने उनसे एक विश मांगी, क्योंकि इंसान तो यह कैसा है कि यार मांग ही सकता है, गुरु को कुछ दे नहीं सकता। जी। जी। इतने बड़े हम हो भी नहीं सकते पूरी जिंदगी में। जी। तो फिर मैंने दुआ मांगी कि ठीक है, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो हम्म। आप कहाँ थे गुरुपुर दिन में? आपने पहले तो हमारी बात चल रही थी सर के साथ, पाजी की मैंने बोला था, तो उस दिन हमारा प्लान था। फिर बोला यार ये वाले दिन को एंजॉय करते हैं। जी। फिर हम उसके दूसरे दिन, आज उसके दूसरे दिन शूट कर रहे हैं। तो थोड़े दिन बाद ही पॉडकास्ट आ जाएगा, जो देख रहे होंगे। तो पिछले कल ही गुरुपुरब था। जी। तो आप कहाँ थे उस दिन? मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जब अपनी स्टार्टिंग करी है वही गुरु घर से करी है, जी मेरा जी जो करियर था। जी तो मुझे जी रोज गुरुद्वारे जाने की आदत है। जी तो उस दिन सुबह के टाइम पे जी जो हमारा टाइम होता है, क्योंकि मैं अपने घर नहीं हूँ, जी मम्मी पापा भी वहाँ पे अपने गए थे, मैं अपने सुबह के टाइम में गुरुद्वारे गया था 11 साढ़े 11 बजे। जी और मैं शाम के टाइम पे भी गया था 7:30 8 बजे। तो मेरा पूरा दिन लगभग गुरुद्वारे ही निकला है। जी जी। हाँ जी। क्या बात है। तो फैमिली में जी कर कितने बार, कितने टाइम बाद जाते हो आप? फैमिली भी मैं रिसेंटली दिवाली पे गया हूँ। जी। इससे पहले मैं लास्ट दिवाली गया था 1 साल पहले। क्या बात है, मतलब 1 साल बाद गए आप? हाँ, क्योंकि 6 महीने बाद मेरे पेरेंट्स आ गए थे यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। ठीक ठीक ठीक। लेकिन हाँ, अगर नहीं भी आते तो हाँ। पहले मैं भी नया नया था जब मुंबई में, तो मैं 7-7 8-8 मंथ बाद जाता था। अभी तो मेरे समझिए इस साल में मेरे 4-5 चक्कर लग गए, ये चौथा लग रहा। अभी फिर मेरी 18 तारीख की तैयारी है। अच्छा। हाँ, तो फैमिली में कौन कौन आपके? मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी जी जी पापा, जी जी साथ में भाई बहन हैं जी 2, और मैं हूँ सबसे जी। बड़ा घर में। क्या बात है, तो आपके भाई पापा के साथ बिजनेस संभालते होंगे? हाँ जी, वो बिजनेस संभालते हैं। जी जी। तो आपकी सारी फैमिली सिख, फैमिली सिख है? हाँ जी, मैं पूरी पूरी सिख फैमिली, मेरे दादाजी से लेके उन्होंने प्रथा स्टार्ट करी है शुरुआत से, परदादा टाइप से क्या तब बात से। है भाई, ये बहुत बड़ी फक्र महसूस होता है। हम भी, कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी सरदार लोग हैं, हाँ जी। उनके साथ चलने में एक हमें भी फक्र महसूस हो जाता है। थैंक यू। और बहुत प्यार है पंजाब के सिखों का और हिंदुओं का। तो कुछ लोग शरारती आंसर होते हैं, उनकी मेंटेलिटी होती है ऐसी है, भड़काना ये वो। जी। ये तो बहुत प्यार है। यहाँ तक कि हमारे काफी रिलेशन ऐसे हो चुके हैं। जैसे कि उनकी शादी हिंदू के सिख के घर पे शादी हो रखी है, और सिखों की हिंदी के। पंजाब में ऐसा बहुत सारा है। जी। जी, तो उनका होता है। प्यार है, एक आपस में रिश्ते निभा रहे हैं। हाँ। तो क्योंकि गुरु साहब भी यही बता के गए थे, बोले प्यार बांटो। हाँ तो जी। कुछ लोग हैं जो ये सब चीजें करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। पर मैंने देखा है यार जी, कुछ एन का अभी तो मैं नाम नहीं ले रहा उनका। पर हाँ। कुछ टाइम पहले ना ये चीज शुरू हुई थी, सोशल मीडिया पे बोल बोल के बता रहे थे, कभी नेहा कक्कर के घर वाले को धमकी, क्योंकि वो सिख थे। फिर कभी किसी को, दलजीत दोसांझ को, ये गलत है हाँ। ये गलत है। हाँ। अरे यार, ऐसा तो फिर फिल्में नहीं बनेगी, ऐसे तो फिर गाने नहीं बनेंगे। तो मैंने बोला यार, ये सब करने से पहले पंजाब में जो शूट हो रहे फिर वो बंद करवाओ। करेक्ट। तो ये तो खाली फेम पाने के लिए काफी सारे कमेंट आते थे। ऐसा नहीं कि हम्म। सिख लोग ही जो सच्चाई पे बोलते हैं, पूरे कमेंट आते थे सिख लोगों के आते हैं, मंजीत सिंह फलाने, बहुत सारे नाम आते सिंह। बोला जी। यार ये चीज गलत है, तुम फेम पाने के लिए ऐसे कर रहे हो। इतने सालों से मूवी बनती आ रही, हम्म। कॉमेडी बन रही है, हर कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो गलत नहीं है। हम्म। और दूसरा ये तो नहीं कोई अडल्ट बना रहे हैं, भाई सही बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जी। क्या है, अभी नेहा कक्कर को सिखा तो वो वीडियो में नहीं आ सकता, वो गाने में नहीं आ सकता। जी। फिर बाद में जब ये कम्युनिटी में बात हो रखी होगी, तो फिर बाद में वो भी ठंडे होके बैठ गए। वो बंदा था, मैं नाम हम्म। नहीं लूंगा और मैं जानता भी नहीं नाम क्या है। पर हम्म। ये सब चीजें गलत लगती है। हाँ, ये है कि आप किसी को नहीं लाइक करते तो आप मत देखो उनको। हम्म। ये बोल सकते हो कि मेरे को नहीं देखना, मुझे नहीं पसंद। ऐसा नहीं है कि यार हम देख भी रहे उन्हीं को फिर उन्हीं को। तो भाजी सिद्धू मूसेवाले पे क्या कहना चाहोगे यार? बड़ा होनहार बच्चा था, अपने माँ बाप का काफी नाम कमाया, वो बहुत जल्द कमाया, अच्छा लिखते थे। हम्म। जो उनका मर्डर हुआ था आज से 2 साल पहले, उस पे हम्म। क्या बोलना चाहोगे आप? क्योंकि यार आज के टाइम में क्या है ना, पहले इंसान फेम के लिए बहुत भागता है कि मुझे हम्म। फेम मिले, नाम हम्म। मिले। जब फेम मिल जाता तो फिर वही इंसान डर के मारे भागता है यार, कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हो गए मार्केट में, क्या करूं कैसे करूं? उस पे बताओ थोड़ा। बहुत ही सब लोग, सारी जनता इसका जवाब भी सुनना चाहती है, और सबको पता है ये कंट्रोवर्सी, एक कंट्रोवर्शियल सवाल भी हो जाते हैं और एक कंट्रोवर्शियल जवाब भी हो जाते हैं। जी जी काफ़ी सारे जवाब हैं इसके। जी मैं 2-3 अलग-अलग चीज़ के अंदर आपको जॉइंट करके करूँगा, जिससे कि पब्लिक भी रिलेट कर पाए। जी मुझे पर्सनली लगता है आज के दौर में अगर बिजनेसमैन अपना काम कर रहा है, अपना
टैक्स भर रहा है, जी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, किसका फायदा हो रहा है? देश का फायदा हो रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। एक आर्टिस्ट है, वो अपना काम कर रहा है, हम्म, अपना टैक्स भर रहा है, सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, किसका जी फायदा हो रहा है? देश का फायदा हो रहा है। बिजनेसमैन, आम इंसान को अगर इतने थ्रेट्स नहीं, तो हम आर्टिस्ट को क्यों? गुरु नानक जयंती की आपने बात करी। जी गुरु नानक देव जी हमारे, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने भ्रमण नहीं किया, जहाँ पे वो गए नहीं हो। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इंडिया छोड़ो, पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका, हर जगह उनका नाम है। उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ें बोली थी। गुरु नानक देव जी के 3 सिद्धांत थे, 3 प्रिंसिपल्स थे। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। वही तो कर रहे हैं हम लोग। आज दिलजीत दोसांझ एक इतने बड़े फनकार हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, आज जाके बड़े स्टेज पे बोल देते हैं कि पंजाबी आ गए हुए। हम्म, पंजाबी आज से थोड़ी ना आए हैं। हमारे आइडल, उनके आइडल, सबके आइडल गुरदास मान साहब हैं। जी जी ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम से आए हुए हैं। इतने टाइम से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में राज कर रहे हैं, हाथ जोड़ के काम करते हैं, किरत कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, वंश छक रहे हैं। आज भी अगर खाना खाना होता है तो गुरुद्वारे में जाके पंगत में जाके बैठते हैं। कोई अलग सीट तो नहीं रखी हुई है कि हाँ, हम अगर बड़े आर्टिस्ट हैं या बड़े नाम कमा लिए तो हम अलग रहें। जी तो हम आर्टिस्ट के साथ इतना मेहनत से हम लोग आगे जाते हैं। आपने सिद्धू मूसेवाला जी की बात करी। जी 2-3 साल में इतना ज़्यादा प्यार, इतना रेवेन्यू, इतना टैक्स मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी मैंने बच्चों को, लड़कों को, इनफैक्ट लड़कियों को देखा है हाथों में टैटूज बनवा के आए हैं। जी मतलब उनके दिलों पे है वो। जी जी अपना हाथ बंदा किसी और के नाम से क्यों करेगा? आज वो आर्टिस्ट है, कल वो आर्टिस्ट नहीं है। आज जैसे आर्टिस्ट का इतना ज्यादा फेम चल रहा है, नाम चल रहा है, कल उसका आर्टिस्ट का नाम नहीं है, लेकिन आपके हाथ में या आपकी पीठ पे या आपके चेस्ट पे तो आ गया ना वो। बिल्कुल इसका मतलब उन्होंने आपके दिलों पे कमांड रखा है। बिल्कुल तो जो आवाम के दिलों तक पहुंच चुका है, उसको किसी मर्डर का थ्रेट देके या फिर उसको जान से मार देना, है तो वो किसी का बच्चा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतने तो बड़े फनकार, छोटे छोटे गांव से, मानसा गांव, जी जी मान सकते अपने नाम को हटा के सिद्धू मूसेवाला अपने गांव का नाम रख देना। जी उन्होंने पहले अपना धर्म वही निभाया कि जिस धरती पे पैदा हुए हैं उसी धरती का नाम आगे लगा दिया। क्यों? बिल्कुल क्योंकि मेरा नाम हो रहा है, अब मैं अपना गांव का नाम रखूंगा, जी अपने गांव से अपने देश का नाम बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने कनाडा परफॉर्म किया, अमेरिका परफॉर्म किया, हर जगह अपने देश का नाम बढ़ाया। जी तो फिर देश में ही उन्हीं के लोग, उन्हीं जैसे लोग उनके दुश्मन बन जाएं, बिल्कुल। उनको खत्म कर दें। बिलबोर्ड पे नाम आते थे कि सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़े फनकार थे। और उनकी ये जर्नी ऐसी रही ना लाइफ की, मैं हैरान हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने मरने के बाद भी हुआ, पर वो पहले लिख के जा चुके थे। मेरे मरने के बाद आज मेरे भी टैटू लोग बनाएंगे, आज भी बहुत उनके बड़ी बात है। गाने जब सुन रहे होते हैं तो उनके गाने लिखे हुए हैं पहले के। जी और उन्होंने बोला भी था बिलबोर्ड के लिए कि राती ईपी छड्डी सी, तड़के सी बिलबोर्ड बिलबोर्ड कड़े। जी मतलब रात को मैंने ईपी छोड़ी थी और सुबह में बिलबोर्ड पहुंच भी गया था। मतलब इतने गानों में ताकत हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे सिंगर बैठ गए थे, वो अकेले स्टार थे पंजाब के। बहुत दुनिया प्यार करती है, आजकल के टाइम पे भी उनको बहुत मिस जी, करते हैं। इनफैक्ट यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं बहुत पर्सनली उनको फील करता हूँ। मेरा छोटा भाई उन्हीं के गाने सुनता था, मैं शायद उतने गाने नहीं सुनता था क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ। तो मैंने थोड़े से सूफी सॉन्ग ज़्यादा सुने थे, मैंने इतना रैप नहीं सुना था। लेकिन जिस दिन वो गए हैं और मैंने उनके गाने सुने हैं, अल्टीमेटली मैं भी इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, इस तक पे पहुंचा हूँ कि हाँ, उनके सॉन्ग्स नेक्स्ट लेवल थे जो आज भी नहीं गाए जाते हैं। जी जी तो मेरा उसके लिए जवाब यही है कि जैसे सब लोगों को ट्रीट करा जाता है, आर्टिस्ट को भी करा जाए। आर्टिस्ट तो प्यार बांट रहा है, नफरत तो बांटने के लिए दुनिया पहले बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात है। ये बहुत दुख लगता है यार। एक्चुअली में क्या होता है ना, दुश्मन तो अपनी दुश्मनी निभा जाता है, पर माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं। जी उनके माँ बाप को देख के बहुत लगता था, अकेला अकेला बच्चा, ना कोई बहन ना कोई भाई। तो चलो भगवान ने अभी, ऊपर वाले वाहिगुरु जी ने कृपा की है, उनके घर फिर एक बेबी हुआ, बेबी जी बॉय हुआ है। शायद 7-8 मंथ का, 1 साल का, ऐसे कुछ 7-8 मंथ के हुए शायद जी वो। जी तो वो तो ठीक है, पर जो माँ बाप ने इतना पाल पोस के बड़ा किया हो, किसी को बच्चे को पाला हो, फिर वो जब मार्केट में आता है, तो मार्केट में आपके दुश्मन बन जाते हैं बहुत हम्म, सारे। उनको बहुत सताया गया था। 295 कितनी बार लगी, कभी कोई धारा जी लग जाती थी, कभी कोई। तो अपने भी कभी दुश्मन बन जाते हैं। थोड़ा सा हम्म सहज के पाँव रखे लाइफ में, आगे हम्म बढ़ो, अच्छी बात है। पर ये पता है आपको खुद ही करना, अपना कौन और पराया कौन, और दुश्मन कौन है और निभाने वाला कौन है। मैं ऑडियंस को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जब एक आर्टिस्ट बन जाते हो, इस फील्ड ऐसी है कि आपको जब ग्लैमर मिलना शुरू हो जाता है तो आपको आपके जो रूट्स होते हैं ना, जहाँ से आप आए हो, वो थोड़े फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप भूलना स्टार्ट कर देते हो कि मैं कहाँ से आया था।
कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी आसमान तक छू जाओ, हाथ जोड़ के और लोगों से निम्रता से पेश आओ। ह्यूमिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हम्बल नहीं रहोगे तो कितना भी आपको फेम मिल जाए, वो ऐसे आया है तो ऐसे ही चला जाएगा अपने हाथ से। तो आपको बहुत ज़्यादा संयम रखना चाहिए, कितने भी आप बड़े आर्टिस्ट बन जाओ। ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी, और मैं खुद भी आपको बता रहा हूँ कि मैं आप भी सीख रहे हैं कि एवरी चीज़ करनी चाहिए थी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी सोच है भाजी, तो मज़ा आ गया आपसे बात करके। थैंक तो यू। भाजी जैसे आपको स्टार्टिंग में हमने वो बताया था आपने कि सिंगिंग लाइन से आप एक्टिंग करियर में आए हो, जी। तो आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट किए अभी तक और अपकमिंग में कौन से हैं? उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए थोड़ा। शुरुआत मैंने जैसे बताया कि मैंने डीडी नेशनल का शो किया था एक, स्वराज के नाम से। जी, उसके बाद मैंने जी टीवी के लिए, स्टार प्लस के लिए, कलर्स के लिए अलग अलग शोज़ किए थे। जी टीवी में राधा मोहन के अंदर मैंने एक सोडी का कैरेक्टर किया था, जिससे मुझे थोड़ा रिकग्निशन मिला था। जी, जी, क्योंकि दो तरीके की दुनिया है, एक सीरियल की दुनिया है जो जैसे हमारे घर की गृहिणी है, जी, कुछ जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो सीरियल्स बहुत देखती हैं। जी, जी, तो वहाँ से मुझे उनसे उनके थ्रू एक रिकग्निशन मिला था कि मुझे सीरियल्स में काम मिला, जी, जी, और कुछ मैंने काम किया तो मुझे सीरियल से थोड़ा रिकग्निशन मिला। रिसेंटली जो सबसे बड़ा ब्रेक मुझे मिला था, मैंने बैड न्यूज़ मूवी करी है। बैड न्यूज़ मूवी अभी कुछ महीने पहले रिलीज़ हुई थी, जिसके अंदर विकी कौशल और तृप्ति डिमरी जी थे। तो जी, वहाँ पे मुझे रिकग्निशन मिला जब मैंने मूवी करी, और वो मूवी पीवीआर में रिलीज़ हुई, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई। तो उससे मेरी फैमिली को, मुझे, एंड हाँ, सारे मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि बिज़नेस मैंने 12-13 साल किया है, तो मेरे जितने कस्टमर्स हैं, उनको भी मैं अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ। क्या बात तो है। उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ, क्योंकि अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो पॉलिटिशियन भी किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आपका आर्टिस्ट, आपका एंटरटेनर, आपका फिल्म मेकर, कोई किसी काम के नहीं है। तो मैं जी, उनको बहुत, अपने बरेली वालों को बहुत ज़्यादा मैं एक ग्रैटिट्यूड उनको देना चाहूँगा कि उनकी वजह से जो हूँ मैं आज हूँ। आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने अभी अभी वॉर 2 की शूटिंग चल रही है। वॉर 2 के अंदर पहले एनटीआर नहीं थे, जी, अब साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर हैं एनटीआर। जी, जी, तो मैं जान अ, ऋतिक रोशन जी के साथ, टाइगर श्रॉफ जी के साथ अब एनटीआर भी आएंगे। क्या तो बात उसके अंदर हाँ, मेरा एक रोल है, मैं जो इसकी मैंने शूटिंग कर रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते थे कि क्या स्टोरी है क्या नहीं है, लेकिन हाँ, उसके अंदर मैं एक रोल कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज़ का कर रहा हूँ। बाकी एक बहुत बड़े डायरेक्टर रह चुके हैं मणि रत्नम जी, जिनकी एक बहुत पुरानी मूवी आई थी ए आर रहमान की म्यूजिक के साथ, रोजा। तो रोजा मूवी के जो डायरेक्टर थे मणि रत्नम जी, उनके लिए भी मैंने अभी एक रिसेंटली मूवी करी है, जिसके अंदर मैं गिटारिस्ट का ही रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं जो अभी अनरिलीज्ड हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किया। और जो कुछ लोग हैं अभी गाँव में बैठे हुए मुंबई आना चाहते हैं, आपकी तरह जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? उनके लिए उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो, तो पहले तो आप माइंडसेट ये लेके चल जाओ कि आप कितने भी बड़े बंगलों में रहते हो, आप कितनी ही बड़ी सोसाइटी में रहते हो, आपको एक छोटी सी प्लेस के अंदर, जितनी प्लेस के अंदर आप सोते हो उतनी प्लेस में रहने की आदत होनी चाहिए। जी, क्योंकि ये शहर के अंदर चाहे आप कितनी भी बड़े जगह पे रह लो, आपको प्लेसेस छोटी छोटी ही मिलेंगी, क्योंकि बड़ा शहर है, एक्सपेंसिव सिटी है। और इस फील्ड में आने से पहले आपको कई लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, चाहे सोसाइटी है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। हो सकता है फैमिली आपकी मान जाए, हो सकता है सोसाइटी ना माने, हो सकता है सोसाइटी मान जाए, फैमिली मान जाए, फ्रेंड्स ना माने, रिलेटिव्स ना माने। तब आप क्या करोगे? तो आपको मेंटली यहाँ से बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अपने टैलेंट को पॉलिश करो। एक्टिंग लाइन के अंदर आना चाहते हो तो आपकी वोकल, आपकी बातचीत बहुत साफ होनी चाहिए। जी, कई लोग हरियाणा से आते हैं, कई लोग बिहार से आते हैं, कई लोग पंजाब से आते हैं। उनका नेटिव लैंग्वेज उनकी टंग पे रहता है। लेकिन आप किस इंडस्ट्री लिए काम कर रहे हो? बॉलीवुड, जो कि एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। तो जी, आपकी हिंदी बहुत साफ होनी चाहिए। आने में अगर आपके 6 महीने हैं, अपने आप को पॉलिश करो। अपनी फैमिली को कन्विंस करना है तो उनको इस बेस पे कन्विंस करो कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी। साथ ही साथ अपनी सेविंग्स रखो, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपके पैसे जितनी देर में आपने सेव किए हैं, उतनी जल्दी उड़ते चले जाएंगे। ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद ये आप अपना यहाँ पे आओ। बच्चे जो 18 से 19 साल, 17 साल के हैं, प्लीज़ अपनी पढ़ाई इतनी कंप्लीट करके जी, आओ कि अगर आपको काम ना मिले तो एटलीस्ट आप जॉब करके सरवाइव करो, पैसे इकट्ठे करके फिर इंडस्ट्री के अंदर काम करो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है सारे यूथ को जो मुंबई आना चाहते हैं, अक्रॉस द कंट्री, कहीं से भी आना चाहते हैं। बिल्कुल। महँगी सिटी है और आने के बाद भाई अपनी सच्ची लगन और ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे आके सोए रहें
होठों पे थकावट होगी, 2 दिन के ऑडिशन देने के लिए तीसरे दिन पड़े रहो तो नहीं होता। जी। आपको मैंने हमारे एक एक्टर आए थे मुकेश चंदेल जी, हम्म। उनके पास बड़ा अच्छा लगा था मेरे को उनकी बात। उनके पास 1 ईयर था, 21 साल। हम्म। उनको 1 साल के अंदर करना था प्रूव कुछ। करना था। ओके। 1 ही साल, मतलब उतना बजट, उतना रेंट, मॉरल सपोर्ट था घर से, फाइनेंशियली थोड़ा था, मतलब ठीक था। ठीक है। मतलब 1 साल के अंदर मेरे को करना था। मतलब पहले इंसान देखे, बोले मैं नवाज नहीं था कि यार मेरे को कुछ और नहीं करना, मेरे को यही करना। जी। तो मैं ऐसा था कि मेरे को 1 साल के अंदर ही कुछ करना। सर मेरे हिसाब से तो ये नहीं, 150-200 प्रोजेक्ट कर लिए होंगे इतने टाइम में, बताइए। अभी अभी तक 2-3 साल में, 4 साल में। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने सर ये होता कहता, कुछ लोग क्या क्या करते थे, लेटे रहते थे। मेरे को पता चलता था ऑडिशन में भागता जाता था, मतलब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में चलता था, मैं जाके मेरे को करना है, मैं करके आता था। तो बोला आज के टाइम में उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, डेली शूट, मैं उनकी स्टोरी देखता हूँ, डेली शूट पे जाते हैं कहीं ना कहीं। नाइस। तो ये सब चीजें होती है यार, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, ईमानदारी, लगन होनी चाहिए, आपको काम पक्का मिलेगा। और आपका काम करने का तरीका, सबसे बड़ी बात यही होती है। एक अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनना भी बहुत जरूरी है। हम्म। आपका बिहेवियर क्या है मार्केट के अंदर, काम तो मार्केट से उठाना, और यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं है रिलेशन के थ्रू मिलता है। काम तो भाई आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन, जज्बा, काम करने का तरीका, हम्म। आप कितने प्रिपेयर हो, ये सब चीजें होंगी तो तभी आपको काम मिलेगा, और पक्का मिलेगा, ये बात तो है। हम्म। एकदम जैसे आपने सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग की तरफ चले गए, और एक्टिंग में यहाँ पे मुंबई में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे फ्रेंड सर्कल में भी, जो मुंबई में रहते हैं, उनको एक्टिंग लाइन में आना है, और वो हम्म। डरते हैं। क्योंकि क्यों, मुंबई अगर एक्टिंग लाइन में आ पाते तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा एक्टिंग के लिए। जी। जी। तो आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी, तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल आसान तो नहीं था। जी। सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग मिल जाना, कोई आपने तैयारी नहीं करी थी उस टाइम पे, ऐसा जी। कुछ लंबा टाइम तक थिएटर नहीं किया। जी। जब मुंबई पहले पहले दिन आया था, वो वाले महीने के अंदर रेंट पे करना, खाना पीना, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे 30,000 रुपये उड़ गए पहले महीने। हाँ बिल्कुल होता है, महंगी और सिटी। इतनी भी सेविंग्स में लेके नहीं आया था कि हाँ मैं साल 2 साल ऐसे ही निकाल लूँ बिना काम के। जी। कुछ दिन खाली बैठा घर पे, सोचा क्या करूँ, फिर अचानक से दिमाग में चीज़ आई कि हाँ घर वालों ने पढ़ा लिखा रखा है, जी। क्यों ना वो पढ़ाई लिखाई को यूज़ करूँ। जी। तो मैंने अपने पेपर्स और अपने सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके आया था। जी। मैंने सबका एक जेरोक्स कॉपी बना रखा था, जी। और वो सब चीज़ें मैंने अलग अलग कंपनीज में अपलोड कर दी। क्या? तो मुझे कॉर्पोरेट में एक सेल्स ऑफिसर की जॉब मिली। तो जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब, तो मेरी कुछ 51-52 हज़ार रुपये की, 52,333 रुपये, यस, एग्जैक्ट फिगर ये था जो मुझे जॉब मिल गई सेल्स ऑफिसर की। ये मुंबई में जॉब किया आपने? ये मैंने जॉब करी है, अच्छा, हाँ। मुंबई तो जब घर पे थे कभी जॉब की थी आपने? नहीं, हाँ, मुंबई मुंबई में जॉब करवा दिया। घर से मैं एक बिजनेसमैन की हैसियत से आया था, यहाँ पे मैंने जॉब करी हाँ, है। मुंबई में करना पड़ जाती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको वापस नहीं जाना, रिटर्न नहीं जाना। फिर आप हाथ पांव मारते यहीं पे, कुछ ना कुछ हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैं इसके लिए बहुत ही स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने अपना शायद इतना ध्यान नहीं दिया, अपने आप को इतना शायद नहीं अपने ख्वाब पूरे करे। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं जब शायद 10-11 साल का था, तो मेरी मम्मी ने अपना गोल्ड बेच के मुझे पढ़ाई कराई है। क्या? तो मैं अपनी मम्मी का शायद अपने फादर से पहले बहुत ही थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि वो मैं वापस नहीं कर सकता। क्योंकि तो उसके दो रीजंस हैं, एक तो आज सोने का भाव बहुत ज़्यादा है उस हम्म, टाइम से, और दूसरा बात वो है। जो दिल से उन्होंने किया था, वो शायद कितना भी कमा लूँ वापस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एज, अपना टाइम, अपना शौक सब कुछ ख़त्म करके वो करा था। जी। तो वो जो उन्होंने मुझे पढ़ाई कराई है, उस पढ़ाई से मैं आज जॉब कर पाया, और वो जॉब से मुझे अच्छी सैलरी मिली। वो सैलरी को मैंने मैंने 6 महीने जॉब करी अराउंड। 6 महीने जॉब करने के बाद मुझे लगा था कि हाँ मेरे पास इतना डिसेंट फंड हो गया है कि अगर अब मैं काम अपना एक्टिंग में करता हूँ, ऑन एंड ऑफ कभी मिलता है नहीं मिलता है, तो मुझे ये नहीं होगा कि मुझे मुंबई से वापस जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतने साल हो गए थे पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन सबको कन्विंस करने में। तो 6 महीने बाद जब दिवाली का टाइम आया, क्योंकि मोबाइल्स का हमारा बिजनेस है, तो धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली एक ऐसा टाइम है जब मोबाइल्स की ज़्यादा बिक्री होती है। तो क्योंकि मैंने 12-13 साल अपने बिजनेस में दे दिए थे, तो मैं वहाँ पे गया था। तो मैंने अपने पापा को नहीं बताया था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मम्मी को पता था। तो जब घर गए तो बातचीत होती है, तो बताया कि हाँ जॉब वॉब कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मुझसे सीधा सवाल यही पूछा कि जब आप अच्छे बिजनेस में थे, आप बिजनेस ग्रो कर सकते थे, तो आप जॉब क्यों करना शुरू कर दिया? या तो करते तो अपना म्यूजिक एक्टिंग करते, तो आपने जॉब करके अपना वो टाइम क्यों नहीं यूटिलाइज किया? तो मुझे आज भी याद है, पापा ने बोला था कि हाँ लैपटॉप उठाओ। मैंने लैपटॉप भी एक खरीदा था यहाँ पे जॉब करने के लिए, ईएमआईज पे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपके साथ भी होंगी।
जब आप यहाँ पे आओगे तो ये सब चीज़ें आपको भी देखनी पड़ेंगी, और ये एक आम बात है क्योंकि मेरे से पहले जो लोग आए थे मुंबई शहर के अंदर, उनको भी ये चीज़ फेस करी है। ये फैक्ट है, हर कोई ये पोजीशन से बोले निकलता है, ये फैक्ट है, पक्की बात है कि यहाँ ऐसे होता है। और इससे आपको हाँ एक्सपीरियंस ही मिलता है, आप अपने ग्रोथ में जाते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको करना पड़ गया तो वो स्ट्रगल का हिस्सा है। आप एक अपने एक इंडिविजुअल तरीके से, आप व्यक्तिगत तौर पे आप ग्रो करते हो। तो मुझे आज भी याद है, जब पापा को पता लगा, दिवाली निकल चुकी थी, भाई दूज निकल चुका था, उसके बाद पापा ने बोला कि एक काम करो, लैपटॉप उठाओ और रिज़ाइन कर दो। मैंने बोला पापा पैसे नहीं आएंगे। कहने लगे ये जो लालच है, ये जो ट्रैप है ना, ये फिर ज़िंदगी भर चलता रहेगा, आप जॉब में रह जाओगे। क्या बात। मैंने जॉब छोड़ी राजन जी, और ये बात मैं इसलिए रजिस्टर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। मेरे बहुत सारे दोस्त वोस्त भी जानते हैं इस बात को। इनफैक्ट मेरे सर भी जानते हैं, जिनके यहाँ अंडर में जॉब करता था हमारे मैनेजर। वो दिन मैंने रिज़ाइन डाला है, 9 तारीख को मैंने रिज़ाइन डाला था, और 13 तारीख को, 13th, जो लास्ट ईयर का आया था, सितंबर अक्टूबर, आई डोंट रिमेम्बर, उस दिन मुझे एक वेब सीरीज मिली थी राम माधवानी जी की, जिन्होंने आर्य मूवी बनाई है, नीरजा डायरेक्ट की है। क्या बात है। तो उनकी मुझे वेब सीरीज मिल गई थी, और मुझे बता दिया गया था कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट है, और आपको 17 तारीख को, 17 सितंबर को आपको आना है मुंबई शहर के अंदर, और यहाँ पे आपकी शूटिंग होगी, इतने दिन होगी। मुझे आज भी याद है, सुबह 5 बजे का कॉल टाइम रहता था, चर्च गेट के अंदर हमें जाना पड़ता था। अंधेरी में रहता हूँ, फोर बंगलोज के अंदर, तो वहाँ से 1 सवा घंटे का रास्ता हमारा चर्च गेट शूट लोकेशन पे होता था। जी तो 3 साढ़े 3 बजे उठना, वहाँ से चर्च गेट जाना, वो दिन मुझे मेरे जॉब से बहुत सुकून फील कराता था कि नहीं, जॉब का टाइम वाकई बहुत स्ट्रेस वाला था, और ये वाला काम क्योंकि मेरा पैशन है तो ये स्ट्रेस फ्री है। जी। तो वो 6 महीने की जॉब, रिज़ाइन देना, और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो एक मूवी मिलनी थी जिसके अंदर मेरा रोल था, तो वो भी जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। तो मुझे ये सीन आज भी याद है, वो 3:30 बजे का टाइम, वो 5 बजे की ठंड मुझे आज भी याद है। क्या बात है। यही चीज़ होती है। मैं पहले बहुत सारे लोगों को बोल चुका हूँ, अपनी ऑडियंस को, कि एक्चुअली मुंबई में आते हैं तो मुंबई आपकी परीक्षा ज़रूर लेती है। जी। ऐसा नहीं है कि हम मिडिल क्लास के जो अच्छी-अच्छी फैमिली से भी होते हैं ना लोग, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो आप जितने भी हमारे सीनियर एक्टर आते हैं यहाँ पे जो पॉडकास्ट करते हैं हमारे साथ, वो भी सेम यही बात बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम आएगी, बस वहीं से निकलना है। जब आप वेल सेटल हो जाओगे फिर आपको वो वाले दिन याद आएँगे, यार हुँ, मैंने ये भी किया है। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, हुँ, जो कर सकता है वही बंदा सक्सेसफुल होता है। हुँ, ये बात पक्की है। तो जी। आगे का विचार क्या है? आप लाइफ में क्या पाना चाहते हो? क्या ड्रीम है जो फैमिली के लिए करना चाहते हो? फैमिली के लिए करना चाहता हूँ। क्या बात है। सर मैं एक बात छोटी-सी करूँगा आप, हाँ, जो सच्चा आर्टिस्ट होता है ना, जो दिल से यहाँ पे अपनी लगन से लगा रहता है, वो हमेशा अपने लिए कुछ नहीं करता। वो अपनी फैमिली को लेके आगे जी, फिर सोचता है मैं फैमिली के लिए ये करूँगा, फैमिली के लिए वो करूँगा। वो खुद का स्वार्थ उसके लिए कुछ नहीं होता, यार मैं ठीक है, मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी चल रहा हूँ, हाँ, ठीक है। बट मुझे फैमिली के लिए करना है ये सब चीज़ें। हाँ, अ, मुझे ये नहीं पता कि ये सोच एक लेके चल रहा हूँ वो सही है, या फिर मेरी पर्सनल सोच ऐसी है कि फैमिली के लिए करना चाहिए। लोगों को देखता हूँ कि फैमिली के लिए करते हैं। मुझे ये पता है कि मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। मेरे 2 छोटे भाई-बहन हैं। मेरी मदर ने, मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा कुछ सैक्रिफाइस किया है। जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं। उन्होंने अपने टाइम में अपने शौक, अपने जो ड्रीम्स थे उनको सैक्रिफाइस किया। कहीं न कहीं मैं अब इस करियर में जा रहा हूँ, मुझे एक मुकाम तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। जी, उसके लिए मेरे भाई और मेरे भाई-बहन ने, दोनों ने मिलके कहीं न कहीं अपने टाइम को थोड़ा सैक्रिफाइस किया। जी, तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए पहले कुछ करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि उनके ड्रीम्स पूरे हों। जी, क्योंकि जब बिज़नेस कर रहा था तब भी मुझे लगता था कि नहीं, मेरे छोटे भाई-बहन हैं, मेरे मम्मी-पापा हैं, उनके लिए कुछ करना है। जी, सोच वही है आज, प्रोफ़ेशन चेंज हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अगर उनको, अगर मैंने खुशी दी, तो वहाँ से जो ब्लेसिंग आएगी, वो कहीं न कहीं 100-200 गुना आएगी, और मुझे ऑटोमैटिकली वो खुशी मिल जाएगी। आज के टाइम में मुझे लगता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, चाहे वो घड़ी हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, गाड़ी हो, एक टाइम तक आपको खुशी देती है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, और आजकल तो आप आईफ़ोन खरीदते हो, दूसरे-तीसरे दिन ही आपको लगता है कि पुराना हो गया, हुँ, तो वो खुशी आपके हाथ से चली जाती है। जी। लेकिन जब आपको कोई ब्लेसिंग मिलती है किसी और को खुशी देके, यहाँ तो हमारी फैमिली है, तो वो जो खुशी मिलेगी वो बहुत लंबे अरसे तक रहेगी। सर जैसे आपने अपनी कहानी बताई पूरी, जी, कि आपने बिज़नेस के बारे में आपको नॉलेज है, सिंगिंग, एक्टिंग, ठीक है? और जब आपने जॉब की, तो आपके पापा को नहीं पता था,
आपकी मम्मी को पता था, है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। आपका फिर मम्मी के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन होगा, क्या आप मम्मी को खुल के बता रहे हो, पापा को नहीं बता रहे? मम्मी के साथ आपका कैसा रिलेशन है, वो हमारी ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी शायद सिर्फ मम्मी का रोल प्ले नहीं करती, मेरी बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले करती हैं। एक शायद एक बहन का भी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ऑल्दो मेरी एक सिस्टर है लेकिन वो बहुत छोटी है। लेकिन होता है ना कि आपकी एज से मैच करते हुए, आपकी नॉलेज से, आपके थॉट से मैच करते हुए आपको एक इंसान चाहिए होता है। तो वो शायद मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए उनकी माँ होती है। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं। मैं बहुत लकी रहा हूँ इस चीज़ के अंदर। सबसे पहले लाइक 8-9 साल 10 साल तक तो एक बच्चा ही रहता है, जैसे मैं था। जब 11-12 साल के अंदर मैच्योरिटी शुरू हो गई ना, जब मम्मा ने मेरे अपने गोल्ड, अपने ऑर्नामेंट्स। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक फीमेल के लिए, चाहे वो एक लड़की हो, माँ हो, थोड़ा और बड़ी हो, उनके लिए सबसे ज़्यादा सबसे कीमती चीज़ होती है उनके लिए गोल्ड, हाँ, बहुत प्यार होता है गोल्ड से, ये जो वो बात है। पहनती हैं। बहुत बहुत प्यार अगर है। वो चीज़ उन्होंने बेच दी, लाइक मैं अगर था तो मेरी मम्मी भी 30s में होंगी। जी। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत शौक उतारने का टाइम होता है, सब मज़े करने का टाइम होता है, उस टाइम पे मम्मी ने अपना सारा गोल्ड मेरी पढ़ाई के लिए बेच दिया। बड़े बेटे होने के नाते वो मैच्योरिटी लेवल पे मुझे समझ में आ गया कि वो कितनी बड़ी कुर्बानी कर रही है, पहली चीज़। तो उस समय मेरी मम्मी के साथ मेरा बॉन्ड होना स्टार्ट हो गया कि नहीं बेटा, ये चीज़ करी गई है, तो आपको पढ़ाई में भी दिल लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि शायद ये पूरे साल की फीस वो गोल्ड से आपके रिजल्ट्स के साथ पैरेलल चलेंगी। जी। तो मैंने वो चीज़ करी, वो चीज़ स्टार्टिंग हुई थी मेरी मम्मी के साथ बॉन्डिंग पे। धीरे-धीरे करके जब ग्रोथ करी, जब पैसे नहीं थे, तब मम्मी ने ये चीज़ समझाई। जब ग्रोथ होनी शुरू हो गई, तब भी मेरी मम्मी ने वही चीज़ समझाई कि नहीं, अब अगर आपके पास कुछ आ गया है, तो आपको पेशेंस रखनी चाहिए। आपके पास अगर कुछ आ चुका है, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास एक अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबल रहो, ये नहीं कि उसको फिज़ूल खर्च करो। तो मम्मी के साथ मेरी ये चीज़ बॉन्डिंग हमेशा से रही है, शुरुआत से 11-12 साल से अच्छी बॉन्डिंग है। मम्मी, पहले मैं अपनी मम्मी का नाम बताना चाहूँगा। मेरी मम्मी का नाम मिसेस परमजीत कौर, मेरे फादर का नाम खुशबीर सिंह है। परमजीत कौर नाम बताने का रीज़न ये था कि मम्मियाँ हमारी सबसे पीछे-पीछे रह जाती हैं। मोहजीत सिंह सन ऑफ, हर जगह गार्जियन में नाम लिखा जाना है। अगर डायरी के अंदर, स्कूल के अंदर, तो गार्जियन के अंदर भी पापा का नाम। जी, जी। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी करी जा रही है, तो किसको आपने नॉमिनी रखना है? पापा को रखना है। तो मम्मी की शुरुआत ही नहीं होती। जी। तो मम्मी की शुरुआत सबसे पहले मैं कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी का नाम परमजीत कौर है। वो हैं मेरे मैन ऑफ द हाउस, मेरे घर के। वो हैं मेरे घर की मैन ऑफ द हाउस, क्या बात। जिन्होंने पूरे घर को साथ में रखा, समेटा है, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ प्यार से कैसे रहना है वैसे रखा है, और शायद अपने शौक को पीछे रख के हमारे शौक पूरे करें, इंक्लूडिंग माई फादर्स ड्रीम्स। उनको भी थोड़ा फ्रीडम मिला कि वो बाहर जा सकते हैं। बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, जैसे हमारी इंडस्ट्री है, हम तो दिख जाते हैं चमक के, लेकिन हमारी जो ऑडियंस के लिए, जो हमारे स्पॉट, हमारे ये टीम, हमारी डायरेक्शन टीम के लोग काम कर रहे होते हैं, उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलता। वैसे हमारी मम्मी, उनको रिकग्निशन नहीं मिलता। मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड है, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, बुटीक की बहुत नॉलेज है, लेकिन उन्होंने सारे शौक खत्म किए। क्यों? क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाना था। तो मेरा बस यही कहना है कि मेरी मम्मी के साथ जो मेरी बॉन्डिंग है, शायद पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं है। एंड आई विश एंड आई प्रे कि उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर। उनकी जो उनकी लाइफ है, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो बरकरार रहे, और वो बहुत ज़्यादा खुशी से रहे, और ऐसे ही रहे, मुस्कुराती रहे। हम आशा करते हैं भाई फिर सच्चे पातशाह जी से कि उनकी लंबी उम्र हो, जी, खुशहाल रहे थैंक यू, जिंदगी में, और आपका प्यार उनको मिलता रहे। थैंक आप यू, भी लाइफ में खूब आगे बढ़ो। सर, आप मल्टी टैलेंटेड हो, थैंक यू, सिंगिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, बिजनेसमैन हो, तो थैंक यू। शायरी वायरी भी करते हैं कि नहीं, हमारी ऑडियंस को बताइए। शायरी सुनता हूँ, बट हाँ, ऐसा सच मैं करता नहीं हूँ। बट हाँ, एक शेर है, मान साहब का, गुरदास मान जी का एक शेर है कि हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, कि जिथे मेहनता ने रहमता भी उत्थे ही रहंदियां, कल्ले बह के निकम्मे पूरियां नहीं पहनदियां, कर जोशी बुलाए राहु केतु भी दिखाए, जे हथ पैर ना चलाए तो तकदीर की करे, क्या बात। तेनू मंगला ना आए ते फकीर की करे, मत्था टेकना ना आए ते गुरु पीर की करे। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। एक बहुत गहराई की बात है। इंसान क्या है ना,
बिना कुछ किए जाता सब कुछ मिल जाए, जी बिना हाथ हिलाए कुछ नहीं मिलता लाइफ में। आपको आगे बढ़ना तो भाई मेहनत करना पड़ेगी, ये तो बात है। जी। तो आपका ये कुछ ऐसा फैमिली विचार है, कल को आप कुछ से बन जाते हो तो अपनी फैमिली को मुंबई में सेटल करना चाहते हो? बिल्कुल। एंड में यही होता है कि अगर आपके पास सक्सेस है, जी। आपको शोहरत मिल चुकी है, आपके पास पैसे हैं, फेम है, सब चीज़ है, जी। तो सबसे पहले आप किसके साथ सेलिब्रेट करना चाहोगे? फैमिली के साथ ही करते हैं। जिनके लिए आपने किया, जी। या फिर जिनके लिए आपका उद्देश्य था कि हाँ उनको सब कुछ देना है, उनके लिए करना है, तो आप उनके साथ ही सेलिब्रेट करोगे। जी। तो यस, मेरा ज़रूर एक सपना है कि अपनी फैमिली को यहाँ लेके आऊँ। ये बात है। हालांकि यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है अपने वहाँ से। यहाँ की पब्लिक आपको पता है, दौड़ भाग सुबह से देखो, चाय का हाथ में कप पकड़ के साइड पे बड़ा पाव पकड़ के रेलवे स्टेशन लोकल की ओर भागते हुए देखता था मैं खुद दिले हमारी फैमिली यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगी। हाँ। तो एक्चुअली में क्या है ना, जिंदगी जीना सिखाती है मुंबई। हुँ। जो वहाँ पे 5 7 10 साल बाद देखने को मिलता है मुंबई में पहले मिल जाता है, यहाँ जी, पे दौड़ भाग है। जी। असली मेरे को लगता है कि जिंदगी जीने का तरीका यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई चुगली निंदा किसी की ये सब नहीं करता। मैंने ये चीज सब देखी है। किसी से किसी को कुछ मतलब नहीं है, अपने काम से मतलब है। अपनी मेहनत करता सुबह से लेकर शाम तक, भले उसकी फैमिली उसके साथ रह रही, भले उसके घर पे हो, पर वो मेहनत करता बंदा। ये चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। जी। और कुछ लोग जो नए नए गांव से आते हैं, यहाँ पे आने के बाद जब भी उनकी शुरुआत होती है 1 2 साल जैसा, उनको ये लगता है कि जहाँ से बेनिफिट मिलता है वहीं उसी की तरफ भागते हैं। पर बेनिफिट की तरफ मत भागो, अपने लक्ष्य की ओर भागो। जो आपके दोस्त मित्र हैं, अच्छा जिनके साथ आपका प्यार है, उन्हीं के साथ बॉन्ड बना के चलो, क्योंकि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में वो आपके काम आएंगे, जी। वही आपके लिए खड़े होंगे। मैंने बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि राजपाल यादव जी की अभी मैंने रिसेंटली इंटरव्यू देखी थी, नवाज सर की पॉडकास्ट था। उन्होंने बोला था कि राजकुमार यादव जी को काम मिलता था, उनका काम चलता था, हम बेले बैठे रहते तो हमें काम मिलता नहीं था तब। हुँ। तो उनके घर पे लंगर की तरह खाना बनता था, जैसे लंगर बन रहा है वैसे हम सब जाके वहीं पे खाते थे हमारे बुरे टाइम में। आज देखो सर जो हमारे नवाज सर काफी स्टार बड़े स्टार हैं, जी, पर बिल्कुल। उन्होंने वो वाला दिन याद रखा। तो मैं भी यही चीज चाहता हूँ कि दोस्ती है उसको निभाओ पूरे। सेम मेरे मेरे साथ भी ऐसे कुछ दोस्त हैं, लड़के कम लड़कियां ज्यादा। नेहा जी है, अंजलि जी है पीछे, जो हमारे आपने देखा ही है टीम। जी, जी, जी। तो हमेशा मेरे को गाइड करते हैं अच्छे तरीके से, क्या करना है प्लानिंग करते हैं। हुँ। तो एक फैमिली वाला रिलेशन हो जाता है ना बीच में, एक दोस्ती। मैं चाहता हूँ ये कि लाइफ भर ये ऐसे चलती रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। ऐसा है कि हमारे लाइक बहन लगा लो, लाइक माँ लगा लो, ऐसे वाले फ्रेंड है वो। मेरे को ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि नहीं यार तुम्हारे बारे में कहीं गलत सोच रहे हैं। हमेशा मेरे को गलत गाइडेंस राइट साइड किया ना, मेरे को ये वाला रास्ता सही है, ये गलत है। पॉजिटिव रहे हाँ उससे। बिल्कुल। जो कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं लाइफ में, उनको भी हटाते हैं कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है। पर मेरे को कभी ये चीज नहीं लगी यार इनके होते हुए कि मैं पीछे हट रहा ऐसे लोग मिलना बहुत हूँ। बहुत ज़्यादा हाँ, मुश्किल तो है। मैं हमेशा खोना नहीं चाहता इनको, ये हुँ, चीजें होती है ना। तो एक प्यार और बॉन्ड बना रहे। हुँ, हमारी फैमिली से भी कभी कभी बात करवाता हूँ, नेहा तो हुँ। अक्सर करती रहती है। और आज जहाँ पे बैठा हूँ, और नेहा जी का बहुत बड़ा सहयोग है इसके पीछे। नाइस। मैंने आपको जैसे बताया कि पहले वर्सोवा में शूट करते थे, उसके बाद देन हमने ये स्टूडियो नया बनाया अभी। हुँ। तो ये सब चीजें होती है ना, तो मैंने जब देखता वहाँ का माहौल, अभी भी वर्सोवा में स्ट्रगल स्ट्रगल की टांग खींच रहा है, ये सब चीजें, फिर हाँ, मैं बड़ा लकीली अपने आप को फील करता हूँ कि यार कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया होगा, ये सब हाँ, मेरे को लोग मिले। राइट। और ये भी मैं जब इनके मुंह से ये बातें सुनता हूँ तो इनका कहना क्या होता है, वो कहते हैं ना जौहरी को हीरे की पहचान होती है, उसमें से हुँ, तुम हो। हमारे भी बहुत सारे दोस्त आए छोड़ के चले गए, स्वार्थी थे, उनको लगा नहीं। तो ये चीज होती है, आपकी मेंटेलिटी अगर बिल्कुल उनके साथ मैच करती है, आपका थॉट उनके साथ, और कहीं बीच में स्वार्थ नहीं आ रहा, बीच में कुछ ऐसी चीज नहीं आ रही, लालच नहीं आ रहा, तो वो फिर वो दो पहिए पे गाड़ी चलती है, वो कहीं ना कहीं पहुंचती है। तो सेम यही चीज पे लगे हुए हैं। उनका भी पॉडकास्ट आ रहा है, नेहा मैम जी का, नेहा 5 करके चैनल है उनका, NAYAHA। तो आप उनको भी सब्सक्राइब जरूर करना और फॉलो करना उनको इंस्टाग्राम पे भी। तो उनके भी शूट चल रहे हैं अभी। तो बहुत ही प्यारे इंसान भी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ज़्यादातर वहाँ पे लड़कियां के होते हैं, एक्टर डॉक्टर सबके करते हैं वो पॉडकास्ट, तो अच्छा है। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हो आप आरडी पॉडकास्ट की तरफ से? अ, मैं एक तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आरटी पॉडकास्ट ने मुझे इनवाइट किया एज़ अ गेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एज़ एन आर्टिस्ट आया हूँ, लेकिन एक आर्टिस्ट के साथ-साथ सबसे पहले एक इंसान का एक मैसेज है एक ऑडियंस के लिए, कि आप सबसे पहले जिन्होंने आपको पैदा किया है, आपके पेरेंट्स, आप उनको हर दिन जितना शुक्रिया अदा करें, उतना कम है।
भगवान को कभी भी ऐसा ना हो कि आप अपने दिल से भुला चुके हैं, कितने भी बड़े मुकाम तक पहुंच चुके हो। तो मेरा मैसेज आरडी पॉडकास्ट के स्टूडियो से स्ट्रेट आपके लिए ये है कि लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल आप हो जाओ, स्टे ग्राउंडेड। लाइफ में अगर आपको कुछ मिलता है, उसको अगर आप लोगों से बांट सकते हो बांटो, जब तक आपके पास नहीं है उसके लिए स्ट्रगल करो, लेकिन उस पूरी जर्नी के लिए, उस पूरी जर्नी के अंदर अपने पेरेंट्स को और भगवान को हमेशा याद रखो। तभी शायद वो खुशी जो चाहिए आपको अंदर, जो शायद पैसे से, शायद मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिलेगी, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही सर ने, और बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने का। थैंक यू सो आपकी मच। जर्नी, जो आपकी कहानी थी, बहुत मजा थैंक आया यू। पर्सनली। और हम आशा करते हैं कि ऑडियंस की भी अच्छा लगेगा। इसी शब्दों से आपसे विदा लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।